हब्बा हब्बा हब्बा। झाबुआ, सृष्टि की उदारताओं और मानवीय विडंबनाओं का संजाल। झाबुआ आदि धरा की आदिम सभ्यता से उपजे तिलिस्मों और रहस्यों का भूखंड। झाबुआ निगाह की हद तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, उपत्यकाओं का विस्तार। दरअसल ये प्राचीनतम पर्वतों, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं ही हैं जो यहां तक आते आते मालवा के पठार में रूपांतरित हो जाती हैं। इतनी एकात्म हो जाती हैं ये कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि विंध्या के बीच सतपुड़ा है कि सतपुड़ा के बीच विंध्या। यूं इनका सिलसिला भारत के पश्चिमी तट पर बने नर्मदा सागर से लेकर अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग तक निरंतर है। इनकी परिधि में आते हैं सूरत, भड़ौच, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ भी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के सीमांत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदि धरा पर बसी है आदिम जातीय भील सभ्यता। झाबुआ, धार, सैलाना में इनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक और गहन है। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जाति समाज है। बूढ़ी बुजुर्ग धरती की सिलवटों को यहां देखा और महसूस किया जा सकता है। संस्कृत के ग्रंथों में जो निषाद देश कहा जाता है वो यही है। इतिहास में चीनी यात्री फाहयान द्वारा इसी को भीलमान भील कहा गया है। झाबुआ जिले में लगभग 86% आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ की मुख्य जनजातियाँ भील, भिलाला और पटलिया हैं। झाबुआ जिला अन्य 49 डिस्ट्रिक्ट से भिन्न है। यहाँ कुछ अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो झाबुआ जिले का प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ बड़ी रमणीक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ ऐसा आभास होता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं। इस प्राकृतिक छटा को वर्षा ऋतु में देखने से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। ये सुविज्ञ है कि भील धनुर्धर जाति है। भील का अर्थ ही भेदना होता है। कहा भी गया है भीदंती इति भीलाः। ये अचूक निशानेबाज होते हैं। इनकी कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। द्रोणाचार्य इनके लक्ष्य भेदन से इतने प्रभावित और आतंकित हुए कि इनसे इनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य की इस कथा के जमाने से भील अपने धनुष पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के द्वारा ही प्रत्यंचा तानता है। इनके हाथ से अंगूठे का इस्तेमाल तो जाता रहा परंतु निशाना नहीं गया। ये आदिवासी वनांचल इसलिए सुप्रसिद्ध है कि बहुत पहले जबकि राठौड़ राजवंश का राज्य था, आदिवासी यहाँ पर अपना आधिपत्य रखते थे। वे राजा भोज को भी अनेक युद्धों में सहायता देते थे। धीरे धीरे यहाँ पर लबाना नायकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वन भूमि और वनांचल में सिरकते गए।
आदिवासी समाज अपना उत्थान, अपना उद्गम कुशलगढ़ राजस्थान के ढोलका गांव से मानता है। कसूर और डामोर इनकी प्रमुख जातियां हैं और ये बड़े गौरव के साथ अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं। झाबुआ अंचल की ललछौही और भूरिया धरती के प्रांगण में इनकी विरल आबादी रहती है। इनकी झोपड़ियां इनके ही खेत के किनारे होती हैं। खपरेलों की झोपड़ियां, घर के आसपास छितरी छितरी सी बागड़, जिससे कहीं से भी खेत को देखने में दृष्टि बाधा न आए। घर के आगे एक बांस या बल्ली की मचान, जहां बैठकर खेत फसल की चोरों और जानवरों से रखवाली की जाए। घरों के आसपास ताड़ी के वृक्षों की कतारें, खुशबू फैलाते महुआ और आम की छायाएं होती हैं। असुरक्षा इतनी गहरी कि घरों में खिड़कियां तक नहीं रखी जाती। घर में टुटरी खाट, बांस की बनी अनाज की कोठी, पेयजल की घिनौची, चिड़ियों के लिए पानी रखने की तिपाई और जानवरों को बांधने की जगह, ये सभी चीजें उनके प्रकृति पुत्र और प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति सहोदराना व्यवहार की भी परिचायक हैं। खान पान सादा, बिल्कुल सादा। इसके लिए कोई तामझाम नहीं। दिखावे के लिए या दिखाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। कर्मठ और कर्मशील महिलाओं के सहारे चलता है भील का घर। पगडंडी से लेकर घर की ओर आते हुए कभी घर घर की आवाज खींचती है, जो उस घर में चक्की चलाने वाले हाथों और चाकी के मिश्रित सहकार से उपजती है। चक्कियों का चलन कस्बाई, शहरी, यहाँ तक कि ग्रामीण जीवन में भी समाप्त प्राय है। विरल आबादी में रहने को अभिशप्त भीलों के लिए ये मजबूरी भी है और परंपरा भी। मुट्ठी भर दानों को पीसने के लिए ढेर सारा श्रम। सभ्यता के साथ श्रम शक्ति की बचत का विकास भी होता है और उसके उपाय खोजे जाते हैं, लेकिन इनके हिस्से ये सब कहां? विपन्नता का आलम ये है कि नागार्जुन की कविता की ध्वनियां रूपाकार के साथ खड़ी नजर आती हैं। कभी नजर आता है रोता हुआ चूल्हा, तो कभी दिखती है उदास चक्की, थका थका जीवन, झुर्रियोंदार चेहरे जिनकी रेखाओं में पढ़ी जा सकती है दुनिया की पुरानी खबरें। उनमें देखा जा सकता है असुरक्षाएं और भय। सादा और खुर्री खाट, ज्यादा हुआ तो एक गुदड़ी ही गृहस्वामी तक के लिए काफी होती है। मगर जब धुआं घर के ऊपर उठने की नौबत आती है तो मक्के की रोटी की सौंधी गंध फैल जाती है आसपास। मौसम मेहरबान होता है तो घर में मक्का भरपूर होता है। खेत मक्के से लहलहाते हैं। आज धुआं और अंगारों से सिकती मोटी मक्का की रोटी जब कुशल हाथों से बिना बेलन के बढ़ती है तो लगता है जैसे पृथ्वी का गोल आयतन विस्तार पा रहा है। इसके साथ नाव के आकार की घुट्टी में पिसी हुई मिर्च की चटनी ही पर्याप्त होती है। भीलों का एक मूल्य मीठी बोली बानी भी है। एक भीली कहावत है, जुग जैरी तो मुलक बैरी, यानी जुबान जहरीली होगी तो सारी दुनिया ही दुश्मन हो जाएगी। भाई आपड़ा भेल ऐसे के क्यों मीठा बोलिए, हमो एक तो पहले से गरीब थी गरीब, और फिर लोग भागने ऐसे कड़वा बोल देंगे तो कहाँ राजबीज में जाएंगे, वो कड़वा बोल देंगे तो कोई मंडाड़ी आवे को रुपया लग जाए, इसलिए हमारे के गरीबी से इसलिए हम मीठा बोलते हैं। यहाँ के आदिवासी बहुत ही भोले हैं, हृदय के साफ हैं।
यद्यपि पूर्व में कहा जाता रहा है कि ये बहुत ही क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट है और 10 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता था, यहाँ के कुछ क्षेत्र माछलिया घाट वगैरह, जहाँ ये कहा जाता था कि बहुत ही बड़ी संख्या में अपराध होते थे। उसका मुख्य कारण था कि यहाँ काफ़ी गरीबी एक मुख्य कारण था। और जैसा आपने देखा पहाड़ी क्षेत्र है, उसके कारण कृषि भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती थी, फसलों का उत्पादन कम था। धीरे धीरे इसमें कमी आई है, यहाँ विकास की ओर झाबुआ अग्रसर हुआ है। वे आदमियों से नहीं, पशु पक्षियों से भी बतियाते नजर आते हैं। जिस तरह उन्हें टेरते हैं, लगता है आत्मीय जन को टेर रहे हैं। गाय बकरियों को चराते भील ऐसे मगन होकर बांसुरी बजाते हैं मानो वो पशुओं की इंद्र सभा में प्रस्तुति दे रहे हों। वे पशुपालक हैं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाना और ताड़ी के सुरूर में खो जाना उन्हें आता है। भील समाज में कुत्तों का खासा सम्मान है। कहीं कहीं इनकी पूजा भी की जाती है। शायद इसके पीछे रक्षक का भाव है। घर के आसपास की कोदो कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना और सब्जी आदि की संपदा की रक्षा में वे मददगार हैं। आस्थावान भील की श्रद्धा कुलदेवी की आराधना, जाति देवता और ग्राम देवता आदि की पूजा में प्रकट होती है। दिलचस्प ये है कि इनके कई गोत्रों के चिन्ह, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीवनोपयोगी दूसरे प्रतीक हैं। उसकी श्रद्धा प्रकृति सकारत और पर्यावरण मित्र भी है। घर और धरती को धन धान्य पूरित करने वाले बावदेव की उनके यहाँ बड़ी प्रतिष्ठा है। उनका भील समाज में वही स्थान है जो वरुण देवता या इंद्र का आर्य जातियों में है। वे वर्षा करवाते हैं तो धरती हरी भरी होती है, अन्नदा होती है। इस बार बावदेव की कृपा कुछ ज्यादा ही हो गई है, वरना ये अल्प वर्षा क्षेत्र है। धरती के होंठ पपड़ाए ही रहते थे, अब धरती खिली खिली सी है। इनके गृह देवता का वास घर के आसपास ही होता है। काष्ठ स्तंभ में उनकी स्थापना की जाती है और पूजा आराधना होती है। गल देवता तो सर्वोपरि और सर्वोच्च अहमियत रखते हैं। जो किसी के वश में न हो वो गल देवता के द्वारा संभव होता है। ये भीलों का आदि विश्वास है। नरसिंह अवतार की कथा से गल देवता की अवधारणा उद्भूत है। नरसिंह देव आदिवासियों की कठिन मनौतियां पूरी करते हैं। रीति रिवाजों में सारे समाज की तरह भील आदि समाज में भी शादी की प्रथा आनुष्ठानिक है। अन्य समाज जहां दहेज प्रथा का दंश झेल रहे हैं, वहीं भील समाज में दीपा की परंपरा है। दीपा को कन्या मूल्य या वधु मूल्य कहा जा सकता है। शादी के वक्त ये मूल्य वर पक्ष को चुकाना पड़ता है। जहां वर वधु में सहमति होती है और वर पक्ष में दीपा दान की हैसियत नहीं होती, वहां वर को वधु के घर में रहकर घर जमाई की हैसियत से रहना पड़ता है। लेकिन ये रहवास वधु मूल्य चुकाने के लिए होता है।
श्रम मूल्य का वधु मूल्य में ये रूपांतरण बहुत दिलचस्प है। यहाँ पति पत्नी में दुराव नहीं होता। ले ये सब कुछ कापी ले जो फिर हायणो हायणो रांधू भाई ते पण कांदो कापी लावते हां पण तू कापी ले होई रोटो होटो बनावी ने हायणो रांधी हा मौकों मौकों पर वधु का प्यार छलकता रहता है। शायद इसलिए भी धरती और आकाश का रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए चिड़िया उड़ती है, इसीलिए नदियां बहती हैं। श्रम मूल्य द्वारा वधु मूल्य चुक जाने पर वर वधु नया टपरा या घर बनाकर अलग रहने लगते हैं। कभी कभी वधु मूल्य का अभाव क्षत्रिय विवाह या हरण विवाह के दृश्य दिखाता है। पंचायत तब वर वधु की मर्जी जानकर फैसला करती है। जरूरी होने पर वधु मूल्य घटाती भी है, लेकिन अंततः जमाई राजा को ससुराल की सेवा करके वधु मूल्य की भरपाई तो करनी ही पड़ती है। उन्मुक्त प्रेम से भील समाज को गुरेज नहीं है, बल्कि वो इस मामले में तथाकथित सभ्य समाजों से कहीं अधिक प्रगतिशील है। इसका प्रमाण है भगोरिया हाट। विधवा विवाह भी भील समाज में वर्जित नहीं है। इसे नातरा प्रथा कहा जाता है। आदिवासी समाज में महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाएं बहुत ही उन्मुक्त हैं, अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। खास तौर पर जब हम विवाह की बात करते हैं, जहां शिक्षित समाज के अंदर आज भी पढ़ी लिखी लड़कियां अपने स्वयं के लिए निर्णय नहीं ले पाती हैं, आदिवासी समाज के अंदर लड़की को पूरी स्वतंत्रता है अपने लिए अपना जीवन साथी चुनने की। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, जब महिलाओं के लिए विवाह की स्वतंत्रता दी जाती है तो यहाँ पर एक और बात अच्छी है, और वो है कि विधवा विवाह जो है, विधवा महिलाएं अपने जीवन को अकेला निकालने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है। निश्चित रूप से इस समाज के अंदर विधवा विवाह को बुरा नहीं समझा जाता है, बल्कि विधवा को पूरा अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी चुन सकती है। भील श्रृंगार प्रिय सुंदर जाति है। स्त्री पुरुष दोनों ही सज धज पर बहुत ध्यान देते हैं। जेवर के प्रति नर नारी दोनों में गहरा चाव और चाहना है। पुरुष अलंकृत अंगरखे, छींटदार सलूके, कढ़ाईदार बंडी और धोती पहनते हैं। लंबा रंगीन साफा या पगड़ी धारण करते हैं। हाथों में कड़े, बाजुओं में हटके और पांव में बेड़ियां पहनने का शौक रखते हैं। गले में बंजारी सांकलें झूलने लग जाएं तो ये अपने को किसी बादशाह से कम नहीं समझते, लेकिन ये छवि समारोहिकता के वक्त ही नजर आती है। श्रृंगार प्रिय होना एक बात है और श्रृंगारिक उपादानों की हैसियत पा लेना दूसरी। दुर्भाग्य से ये आम जन का प्रतिमान नहीं है, कभी रहा भी नहीं। अलबत्ता इसे प्रातिनिधिक सांस्कृतिक परिधान और सज्जा जरूर कहा जा सकता है। भील स्त्रियों का श्रृंगार देश दुनिया के छायाकारों, चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है। उनके सिर पर चांदी की लड़ियां झूलरों की तरह झूलती हैं। बीच में बोर या चांदी की फुंदनी होती है। नाक में किसी फूल के आकार का लौंग फूल, कानों में कर्णफूल, टोकरी और झांझरी पहनती हैं तो उनका मुखमंडल गर्व से दिपदिपाने लगता है। हाथ के पृष्ठभाग में हथफूल, बाहों पर सर्पिल या अलंकृत बाजूबंद सोहता है। पांव में तोड़े तो स्थायी रूप से पहने जाते हैं। इनके पहनाए जाने की प्रक्रिया
बहुत जटिल और कष्ट साध्य है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए क्या नहीं किया जा सकता। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी दादी नानी थी ना, वो लोग पहले है ना वो कुक्कड़ बला बोलते थे, कुक्कड़ बला। ये मोटा होता था वो उससे? अरे ऐसा मोटा मोटा पहनते थे, पूरा हाथ भर के यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो गोदने से वो दिखता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। बहुत सुंदर लगता था और बिल्कुल हाथ उठता ही नहीं था, पर वैसे ही उन हाथों से चक्की पीसती थी वो लोग। अच्छा। हाँ, उसी इतनी वजनदार हाथों से भी चक्की पीस के 5-5 किलो अनाज पीसती थी, पता है आपको। अच्छा, ये बेंदा मेरे वो जो सीधे वाला बेंदा तो मैंने देखा था। ये दोनों सीधी मांग निकाल के ये जो आपने इसको लगाया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बोर। बोर। हाँ, बोर। हाँ। और ये साकली। बोर साकली साकली और सूड़ियों। और सूड़ियों है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत गहने हो गए। 40 गज के घेर का घाघरा, झिलमिल और रंगारंग ओढ़नी और रंगीन चोली की छवि उन्हें राजरानी सी वैभवशालिनी बना देती है। बहरहाल अब ये श्रृंगार भी, ये सजधज भी परिलक्षित नहीं होती। सिले सिलाए रेडीमेड पेटीकोटों ने घाघरों की जगह ले ली है और रंग बिरंगी सिंथेटिक ओढ़नियों ने पारंपरिक चुनरियों की। लेकिन गाढ़े रंगों से उनका नाता बराबर बना हुआ है। ये रंग ही तो हैं जो उनकी जिंदगी को बेनूर नहीं होने देते। भीलों की श्रृंगार प्रियता गोदनों में भी प्रकट होती है। स्त्री पुरुष सब गोदने गुदवाते हैं। पुरुष आंखों के आसपास और औरतें ठुड्डी पर 3 बुदकियों के अलावा हाथ पांव, बाजुओं और हाथों पर गुदना गुदवाती हैं। गुदने में भी प्रकृति व फूल पत्तियों, लहरों तरंगों की छवियां नजर आती हैं। पिथौरा कला भीलों की अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। इसकी निर्मिति का विधि विधान होता है। इसे एक रात में ही पूरा किया जाता है। ये किसी मन्नत के प्रतिफलन पर तैयार होता है। इसमें पूरी प्रकृति होती है, पूरी कायनात, या कहें कि आदि कलाकार का ब्रह्मांड इसमें उतर आता है। रेखाओं में सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी, नदी, पेड़, ताड़ी निकालता भील, शिकारी, पनिहारिने, किसान, सब कुछ होते हैं। जब बालदेव की कृपा हो जाती है तो हरित आभा से आच्छादित झाबुआ ऐसे खिल उठता है कि धरा स्वर्ग लगने लगती है। ऐसा लगता है घास, पहाड़, पानी, आसमान, परिंदे सब एकाकार हो गए हैं, हमारे साथ आ गए हैं। झाबुआ के फूल, झाबुआ के रंग, वनस्पतियां, छाया छवियां, ऊंचाइयां, नीचाइयां, गिरिगहवर और खाइयां जैसे उतर आई हैं हमारे वजूद में। अंदर महसूस हो रहा है हरापन, नीलापन, असीमता और सितारों की झलमिल। आयो तोरी लीलो लीलो खरबूजो, धाबवा माँ आयो तोरी लीलो लीलो खरबूजो, खरबूजो माँ नील देखो